आज की कहानी संस्कार। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मुझे जो करना है वही करूँगा। 5 साल के आदित्य के मुंह से ये शब्द सुन सकते में आ गई निशा। क्या बोल रहे हो ये? मम्मा से ऐसे बातें करते हैं क्या? कहाँ से सीखे हो ये सब? निशा बेटे को डांटती हुई बोली। क्यों डांट रही हो उसे? तुम्हारे काम ही ऐसे हैं तो कोई क्या करे। तभी वहाँ पति रवि लड़खड़ाता हुआ आया और बोला, तुम फिर पीकर आ गए? शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरा नहीं तो बच्चे का तो सोचो कम से कम। हर बार की तरह निशा बोली। तू होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मेरा जो मन करेगा मैं करूँगा, समझी? मुझे ज़्यादा बकवास सुनना पसंद नहीं। ये बोल रवि गिरता पड़ता कमरे में गया और बेड पर ढेर हो गया। आदित्य पिता को नशे में देख डर सा गया और निशा के पीछे छिप गया। निशा समझ गई आदित्य ये सब अपने पिता से सीख रहा है। आज आदित्य ने रवि के कुछ शब्द को अपनाया है, कल को उसकी आदतें भी अपना लेगा। 6 साल हो गए रवि का तिरस्कार सहते, पर कब तक? और कल को आदित्य ने भी ऐसा ही तिरस्कार किया तो कल को आदित्य की शादी होगी, उसकी बीवी को भी मेरी तरह सहना होगा। पर क्यों हमेशा औरतों को ही सहना पड़ता है? यही सब सोचते हुए उसने आदित्य को अपने अंक में समेट लिया। बेटा, ऐसे बोलना गंदी बात होती है। मम्मा आपको आपके भले के लिए ही समझाती है ना। क्या आपको गुड बॉय नहीं बनना? निशा उसे समझाने लगी। सॉरी मम्मा, आदित्य कान पकड़ते हुए बोला और माँ की गोद में दुबक गया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई तो निशा उसे ले बैठक में ही रखे बेड पर आओ गई और आराम से सुला दिया। फिर लाइट बंद कर दी। वो भी उसके साथ ही लेट गई। जहाँ एक तरफ रवि और आदित्य गहरी नींद में सोए थे, वहीं निशा की आंखों से नींद गायब थी। 6 साल हो गए थे रवि का तिरस्कार सहते सहते। रोज का हो गया था ये सब। रवि पीकर आता और निशा को अपशब्द बोलता। उसने शुरू में ही रवि को समझाने की कितनी कोशिश की, किंतु वो दिन में शराब ना पीने का वादा करता और रात को पीकर आता। आदित्य के होने के बाद तो उसने झूठा वादा करना भी छोड़ दिया। उल्टा जब निशा उसे रोकती तो उससे बदतमीजी से बात करता, कभी कभी हाथ भी उठा देता था। मायके की माली हालत और 2 छोटी बहनों की सोच उसने अपने मायके भी कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। उसकी बहनें उम्र में उससे बहुत छोटी थी तो कभी उनसे भी मन की बात नहीं की। किंतु अब उसे लग रहा था उसने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने मायके में इसका जिक्र ना करके और रवि का तिरस्कार सह के आज आदित्य भी रवि की जुबान बोलने लगा है। क्या भविष्य का एक और रवि पैदा होने लगा है? उसने मन ही मन सोचा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आदित्य को रवि नहीं बनने दूंगी। पर कैसे? उसने खुद से ही कहा। सारी रात गुजर गई यही सब सोचते सोचते। सुबह की पहली किरण के साथ वो उठी, मुंह हाथ धो आदित्य को उठाया और स्कूल के लिए तैयार किया। इस वक्त उसके चेहरे पर दुख नहीं अपितु मानो वो कोई फैसला कर चुकी थी। वैसे भी कोई औरत जब तक पत्नी होती है वो कमज़ोर होती है, लेकिन संतान की भलाई के लिए उसमें खुद ताकत आ जाती है। आदित्य के स्कूल जाने के बाद रवि भी उठ गया। निशा ने उससे कोई बात नहीं की, चुपचाप उसे नाश्ता खाना दिया और वो चला गया। उसके जाने के बाद निशा ने अपने पिता को फ़ोन कर सब बता दिया। बेटा, तूने अब तक हमें कुछ बताया नहीं तो हमें कैसे पता लगता? उन्होंने लाचारी से कहा। पापा, अभी तक बात सिर्फ एक पत्नी की थी तो सहन करती रही, पर अब जब मेरा बेटा भी रवि की राह पे चलने लगा, मैं कैसे सहन कर लूँ? वो अभी गिल्ली मिट्टी के जैसे ढल जाएगा, पर बाद में बहुत देर हो जाएगी। रोते हुए निशा बोली, मैं जानता हूँ बेटा, तूने सहने की हद तक सहा होगा, पर अब क्या फैसला किया है तूने?
लाचार पिता इससे ज़्यादा नहीं बोल सका। पापा, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, मैं बोझ नहीं बनूंगी आप पर, लेकिन मुझे किसी का तो साथ चाहिए। इस दलदल से निकलने के लिए निशा बोली। पर तू करेगी क्या? उसकी बात सुन पिता आश्चर्य से बोला। पापा, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने आत्मसम्मान के लिए और अपने बेटे के लिए, निशा बोली। पर क्या ये इतना आसान होगा? पिता ने पूछा। पापा, आसान तो नहीं, पर एक औरत जब माँ बनती है तो वो बहुत मजबूत हो जाती है, उसने जवाब दिया। पिता से बात कर निशा ने अपने और आदित्य के कपड़े लगाएं, अपने जेवर रखें और आदित्य के आने के बाद रवि को फ़ोन कर सूचित कर दी कि वो अपने मायके जा रही है। जब शराब छोड़ दे रवि तब उसे लेने आ जाए। रवि ने उसे अपशब्द कहें उसके पिता की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहा, कुछ दिन में वो खुद वापस आ जाएगी। निशा अपने मायके आ गई। अब वो लाचार नहीं थी। सबसे पहले उसने अपने जेवर बेचे और जो पैसे आए उनको बैंक में जमा करवा दिए। ये 5 लाख रुपए इस वक्त उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। 12वीं तक उसने पढ़ाई की थी। आगे के लिए उसने फार्म भर दिया। साथ साथ छोटे छोटे बच्चों को कम पैसे में ट्यूशन देना शुरू कर दिया, जिससे थोड़ी बहुत कमाई होने लगी। आदित्य की जिम्मेदारी अपनी माँ बहनों को सौंप वो जुट गई अपनी पढ़ाई में। उधर रवि ने उससे कोई बात नहीं की, ना फ़ोन किया, ना लेने आया। अब तो वो और ज़्यादा शराब के नशे में धुत रहने लगा। निशा ने भी इन सबको सोच समय खराब नहीं किया और अपने लक्ष्य में जुटी रही। वक्त बीता और निशा ने अपनी स्नातक की डिग्री हासिल कर ली और एक छोटे से विद्यालय में 8,000 की नौकरी पकड़ ली। इससे उसे ये फ़ायदा हुआ कि अब ट्यूशन अच्छे मिलने लगे। वो अब अपनी बहनों को भी पढ़ा रही थी, जिससे कल को उन्हें वो ना झेलना पड़े जो उसने झेला। हालांकि इन सब में उसका बैंक में रखा पैसा भी खत्म होता जा रहा था, पर उसे इसकी फिक्र नहीं थी। अब उसने नर्स के कोर्स का फॉर्म भी भर दिया और संध्या की कक्षा लेने लगी। अब तक आदित्य भी थोड़ा समझदार हो गया था। अब वो नर्स बन गई थी, साथ साथ उसकी छोटी बहन की बैंक में नौकरी लग गई। सबसे छोटी वाली अब भी एड की तैयारी कर रही थी। उसके माता पिता आज अपनी बच्चियों की सफलता देख खुश थे। आदित्य भी अब 6ठी कक्षा में आ गया था और अब वो सबका चहेता बन गया था, क्योंकि बुरी संगति से दूर उसमें भी बस अच्छी आदतें ही रह गई थी। आज निशा की नौकरी का पहला दिन था। वो तैयार हो अस्पताल आई। वो डॉक्टर के साथ अस्पताल के जनरल वार्ड में आई। एक एक मरीज के पास से गुजरते हुए उसे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। ये तो रवि है, उसने मानो खुद से कहा, पर उसकी आवाज़ साथ चलती डॉक्टर और दूसरी नर्स ने भी सुन ली। हाय, ये रवि है। अत्यधिक शराब के सेवन से इसके दोनों गुर्दे पूरी तरह खराब हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल अकेला है। किसी पड़ोसी ने इसे यहाँ भर्ती कर दिया। अब ये अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिन काट रहा है। वैसे तुम कैसे जानती हो इसे? तुम तो आज पहली बार आई हो। दूसरी नर्स रवि के बारे में बताते बताते उसी से सवाल करने लगी। वो कभी मैं भी इनके पड़ोसी में रहती थी, निशा ने जल्दी से कहा। ओह अच्छा, नर्स इतना बोली। फिर डॉक्टर उन दोनों को जरूरी हिदायत दे आगे बढ़ी। निशा रवि को इस हालात में देख बेचैनी सी हो गई। भले रवि का घर छोड़ने के बाद निशा ने उससे कोई संबंध नहीं रखा, पर भी तो वो भारतीय नारी है। रवि कभी उसका सुहाग था, उसके बच्चे का पिता था। निशा, तुम यहाँ इस तरह 2-3 दिन बाद। निशा अकेले जनरल वार्ड में सबको दवाइयाँ दे रही थी। तब रवि जगा हुआ था। वो निशा को देख हैरान हो गया। हाँ, मैं यहाँ नौकरी करती हूँ, पर तुम्हारे ये हालात
निशा ने धीरे से सवाल किया। मेरे कर्मों का ही फल है। खैर, तुम्हें ऐसे देख अच्छा लगा। आदित्य कैसा है? मुझे याद करता है। रवि ने फीकी सी हंसते हुए कहा, देखो, यहाँ किसी को हमारा रिश्ता नहीं पता, इसलिए मैं अभी तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर सकती। पहले मैं अपना काम निपटा लूँ, फिर आती हूँ। निशा जल्दी से ये बोल आगे निकल गई। आज निशा की रात की ड्यूटी थी। जब सब सो रहे थे तो वो वार्ड में चक्कर लगाने आई। निशा, बताओ ना, आदित्य मुझे याद करता है। जब निशा रवि के पास आई तो उसने फिर पूछा, पर निशा क्या जवाब देती उसे? तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो, इन सब बातों को मत सोचो। निशा केवल इतना बोली, मतलब नहीं याद करता, करेगा भी क्यों? मैंने कौन सा पति या पिता के फर्ज निभाए हैं? रवि दुखी हो बोला, मैं चाहता हूँ तुम सो जाओ, वरना बाकी मरीजों को परेशानी होगी। निशा वहाँ से जाते हुए बोली, निशा, मैं एक बार आदित्य से मिलना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी का कुछ नहीं पता, पर एक बार अपने बेटे का चेहरा देख लूँगा तो सुकून से मर सकूँगा। जाती निशा रवि की ये बात सुन रुक गई। रवि आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़ विनती कर रहा था। रवि से आदित्य को मिलाने का मतलब था अस्पताल में सबको पता लग जाना कि वो रवि की पत्नी है। उसके मन में यही उथल पुथल मचती रही, पर एक मरते हुए इंसान की अंतिम इच्छा के लिए ये कीमत शायद निशा को चुकानी थी। रवि देखो कौन आया है। तीसरे दिन वो अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद अस्पताल आई और सोते रवि को जगाया। ये आदित्य है, मेरा बेटा। निशा, तुमने मेरी अंतिम इच्छा का मान रखा, मुझ जैसे बुरे इंसान के लिए ये सब किया। रवि की आंखों में आदित्य को देख चमक थी। आदित्य हालांकि पिता को भूल सा गया था, पर निशा उसे सब समझा कर लाई थी। पापा कैसे हैं आप? आदित्य ने पूछा। बेटे के मुंह से पापा शब्द सुन रवि खुशी के आंसू रो दिया और आदित्य की तरफ बाहें फैला दी। आदित्य शायद इसके लिए तैयार नहीं था। उसने माँ की तरफ देखा तो निशा ने आँख के इशारे से उसे पिता के गले लगने को कहा। आदित्य धीरे धीरे चलकर रवि की बाहों में सिमट गया। रवि ने उसे कसकर भींच लिया और लगातार रोने लगा। रोते रोते अचानक उसे तेज की खांसी आई जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। निशा ने घबराते हुए आदित्य को वहां से दूर भेजा और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर के आते ही रवि ने खून की उल्टी की और शांत लेट गया। डॉक्टर ने उसकी नब्ज टटोली, पर वहां कुछ नहीं था। रवि जा चुका था ऐसी यात्रा पर जहां से कोई वापिस नहीं आता। निशा की आंख से आंसुओं की धार निकल पड़ी। अस्पताल में सबको निशा के बारे में पता चल गया और उसका साहस देख सबकी नज़र में उसकी इज्जत बढ़ गई। बाद में निशा ने रवि के अंतिम संस्कार का इंतजाम किया। हालांकि वो सुहाग की सब निशानियां तो पहले ही उतार चुकी थी, पर आज उसे रवि को अंतिम विदाई देनी थी। आदित्य के द्वारा रवि को अग्नि दी गई। अंतिम समय में रवि ने जो पश्चाताप किया उसकी वजह से उसे मरने के बाद सदगति मिल गई, पर काश वो ये पश्चाताप जीते जी कर लेता तो आज उसका एक खुशहाल परिवार होता। रवि की अंतिम क्रिया करके निशा वापिस अपने फर्ज निभाने में जुट गई। धीरे धीरे उसने दोनों बहनों के विवाह अच्छे घर में कर दिए और खुद को ताउम्र के लिए समर्पित कर दिया। माता पिता, बेटे और अपने मरीजों को उसके माता पिता ने उसके भी दूसरे विवाह को जोड़ दिया, किंतु उसने मना कर दिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।